बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने यूएई से रखते हैं, दुबई से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तान की हर दिल अजीज और बहुत ही मारूफ शख्सियत आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आफ्ताब इकबाल जो पाकिस्तान में बहुत ही हर दिल अजीज है। आप उन्हें बैक वक्त सहाफ़ी कह सकते हैं, दानश्वर कह सकते हैं, मुफक्कर कह सकते हैं, इंफोटेनमेंट के बेताज बादशाह कह सकते हैं। उन्होंने एक नया यॉनरा इंट्रोड्यूस करवाया इंफॉर्मेशन की दुनिया में और एंटरटेनमेंट की दुनिया में। और बहुत सारे हमारे स्टेज से जुड़े हुए जो आर्टिस्ट थे, जो बेरोजगार थे, और एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन्हतात का शिकार थी। ये इतना इनोवेटिव आदमी है आफ्ताब इकबाल कि इन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री जो है वो ला खड़ी की इंफोटेनमेंट की, और बहुत सारे लोगों के रोजगार का भी ये बहाना बने और उसके साथ साथ ये वजह बने एक नई इंडस्ट्री के शुरू होने के, और पाकिस्तान की जो इंफोटेनमेंट की इंडस्ट्री है उसको एक नई जहत या शनाख्त देने के। लेकिन पाकिस्तान का यही तो रवाज है, जो जितना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आज चौधरी निजामुद्दीन उसको उतना ही ज्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपको और भी एक दो शख्सियात के बारे में बताएंगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। बहुत ही मारूफ शख्सियात हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि आज आफ्ताब इकबाल साहब के साथ असल में हुआ क्या। लंदन में थे, वहां पर वो अपने शोज रिकॉर्ड करवा रहे थे, कुछ और उनकी निजी मसरूफियात होंगी। जो हमारे सोर्सेज यूएई दुबई के अंदर से बताते हैं, एयरपोर्ट के अंदर से मेरे जो सोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें कंफर्म की हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, पाकिस्तानी निजात भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हुई, पता चला कि जब वो लंदन से उतरे दुबई एयरपोर्ट पर, वो थे और उनके साथ उनकी बेगम भी थी। उन दोनों को मामूल की जो आपकी इमिग्रेशन का सेटअप होता है उससे पहले ही आफ्ताब इकबाल साहब को जा दबोचा गया, और दबोचने वाले पाकिस्तान से गए हुए थे। जी हाँ, वो यूएई के लोग नहीं थे। मेरी सोर्स जो है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये चीज़ कंफर्म कर रही है वहाँ से कि वो लोग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे और उन्हें दुबई के इस एयरपोर्ट के अंदर खुसूसी एक्सेस दी गई थी। जैसे ही आफ्ताब इकबाल जहाज से बाहर आए तो उनको ये लोग वहां पर मिले और उन्हें कहा कि आपने खामोश रहना है, यहाँ कोई वावेला नहीं मचाना, आपसे हमने सिर्फ कुछ सवालात करने हैं और फिर आपको जाने देना। खैर, इमिग्रेशन काउंटर तक लाया गया। उनकी बेगम को, उनकी मिसेस को ये कहा गया कि आप चली जाएं, आपके साथ कुछ नहीं, हमें कोई आपसे पूछगिछ नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब की बेगम वैसे तो पब्लिक लाइफ में नहीं है, लेकिन वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी और बहुत ही पुरअतमाद खातून है, प्रोफेसर हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं कैसे चली जाऊं जब तक आप नहीं बताएंगे कि आप मेरे शौहर के साथ क्या करने जा रहे हैं और या क्यों उन्हें यहाँ डिटेन किया है, क्या उन्होंने कानून तोड़ा है, क्या ऐसी उन्होंने ख़ास चीज़ की है जिसकी वजह से अब आपने उनको डिटेन करना है और मुझे जाने देना है। यहाँ ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रहे कि आफ्ताब इकबाल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस किस्म के वीज़ा के ऊपर दुबई के अंदर इस वक्त रहाइश पजीर हैं। वो ऐसा वीज़ा है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट ये कहती है कि वो बहुत ही मोतबर किस्म की शख्सियात या वेल अचीव्ड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको वो अता किया जाता है। मीन उनका जो स्टेटस है यूएई के अंदर वो पहले ही बहुत ही उनके अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बहुत ही मोतबर वीज़ा के ऊपर वो हैं। बहरहाल उनकी बेगम को यह कहा गया, उन्होंने वहां काफी देर इंतजार किया। उनके शौहर को, मीना आफ्ताब इकबाल साहब को, एक दरवाजे से दूसरी तरफ ले जाया गया और उसके बाद वो वापस ना आए। 18 घंटे तक उन्हें वहां डिटेन किया गया। सलाम पेश करता हूं वह मिसेस आफ्ताब इकबाल को, वो डटी रहीं और वहां पर भरपूर कोशिश करती रहीं कि उनको पता चले कि ये क्यों सब कुछ किया जा रहा है। पता तो उन्हें गालिबन होगा ज़रूर, लेकिन जो हुज्जत तमाम करनी थी वो उन्होंने की। वकला के साथ राब्ते भी किए और वो भरपूर तैयारी कर रही थी एक कोर्ट केस करने का, ताकि पता चले कि ये सब कुछ यूएई के एयरपोर्ट के ऊपर क्यों किया जा रहा है, और वो भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। मेरा ख्याल है जो मेरे सोर्स कह रहे हैं वो शायद उन्होंने वकला से राब्ते किए भी। वकला के कुछ राब्ते इन जो इमिग्रेशन या यूएई के एयरपोर्ट के हकाम से, उनसे भी किसी ना किसी से कुछ हुए। लेकिन बहरहाल 18 घंटे की आप लगातार परेशानी देने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब को वहां से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। जिस उन्हें टर्मिनल से लेके गए थे वहां से नहीं छोड़ा गया, एयरपोर्ट के ही एक और टर्मिनल से उन्हें छोड़ा गया।
अब इस आप पूरी एपिसोड को देखें तो इसमें कई लोगों ने बहुत कुछ खोया। जाहिर है आफ्ताब इकबाल साहब की जो फैमिली है उन्होंने तो सबसे ज़्यादा खोया कि वो एक तकलीफ में से गुजरे, कर्ब में से गुजरे। भाभी साहबा जो हैं वो एक कर्ब में से गुजरी। 18 घंटे आपने मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, लेकिन जिन पर ये सब कुछ गुजरता है उनको पता है कि 18 घंटे, हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर 60 मिनट का जो एक मिनट होता है उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं और हर सेकंड के अंदर बहुत सारी घड़ियां होती हैं, बहुत सारे पल होते हैं। जब आपका कोई अपना इस तरीके से अगवा है, लापता है, आपको ये नहीं पता कि उन्हें वहाँ से उठाकर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान ले जाएंगी, वहीं पर कोई मुकदमा बनाएंगी, क्या सब कुछ हो रहा है, कोई झूठा मुकदमा डाल दिया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि खातून जो उस एयरपोर्ट के ऊपर नबर्द अज़मा होंगी इस सब परेशानियों से, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वो आपकी अपनी माँ हो, आपकी अपनी बहन हो, आपकी अपनी बेटी हो और आप दियारे गैर में हैं और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान के अंदर वेल अचीव्ड है, जो पाकिस्तान के अंदर वेल डेकोरेटेड है, जो पाकिस्तान की जिन्होंने बहुत लंबा अरसा खिदमत की है। मैंने आपको बताया कि सहाफ़त हो या उसके साथ साथ इंफोटेनमेंट हो या और बहुत सारे मैदान, जो लोग नहीं जानते आफ्ताब इकबाल साहब को, उनको नहीं पता कि वो बहुत ही ग्रां कदर किस्म की उनके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं और उन्होंने उनका भरपूर इस्तेमाल भी किया है। बहरहाल 18 घंटे के बाद उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के उस चुंगल से वहाँ से छुड़वाया गया। लेकिन यहाँ सवालात हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी कि आप अब किस तरह का सलूक वहाँ पर गैर मुल्कियों के साथ एक फ्री वर्ल्ड के अंदर करवा रहे हैं और वो भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। अब आपका सवाल होगा कि यूएई के अंदर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे इतनी जोर आवर होगी। उसका बड़ा आसान जवाब है रेसिप्रोकेशन। पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत सारे इलाके मुकम्मल तौर पर उनको शिकार और दूसरे उनकी जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए दिए हुए हैं और मुकम्मल तौर पर उन्हें रियासती प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, रियासती तौर पर मुकम्मल तौर पर उन्हें वहाँ एक्सेस दी जाती है। तो इन हालात के अंदर रेसिप्रोकेशन की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पहले याद कीजिए कि अरशद शरीफ को किस तरीके से वहाँ से डिपोर्ट करवाया गया था। अरशद शरीफ ने मुझे खुद टेलीफोन पर यह बात बताई थी। मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में था। अरशद जब वहाँ से आगे कीनिया पहुँचा, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि वो कीनिया में है। हमें तो जब उनकी शहादत हुई तो तब पता चला कि वो कीनिया में है। लेकिन उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि किस तरीके से उनकी बिल्डिंग में यूएई के लोग आए और उन्होंने उन्हें कहा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आपको ढूंढ रही हैं और वो हमें कह रही हैं कि इस शख्स को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करो। तो आपको 24 घंटे देते हैं या शायद उससे भी कम घंटे थे, आप यूएई छोड़ दें वरना हम आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। अरशद के पास कोई अमेरिका का या बरतानिया का या यूरोप का वीज़ा नहीं था और वहाँ से बैठ के जो चंद वीज़ाज आसानी से मिल सकते थे उसमें एक यूएई कीनिया था जो उसी टाइम रियल मोमेंट में मिल सकता था और फ़ौरन वो छोड़ सकते थे यूएई को, उस गिवन जो डेडलाइन थी फ्यू आवर्स की, और वो छोड़कर चले गए। ये हादसा हो चुका। यूएई को इसका मैं यही कहूँगा कि इदराक होना चाहिए था। एक जान गई और उसमें बड़ी वजह उनका वहाँ से डिपोर्ट किया जाना भी है। अब उनको एहतियात करनी चाहिए थी जो हमारे इस तरह के दानश्वर या जर्नलिस्ट वहाँ हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी वहाँ से उठाए गए। अब ये अगली खबर आ रही है जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ वहाँ पर किया गया, बहुत ही अफसोसनाक है। यूएई को सोचना चाहिए कि वो ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। इनके वहाँ पर एक उनकी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बैकयार्ड बना हुआ है पाकिस्तानी एजेंसीज़ का और वो जिसको दिल करता है यूएई से उठा लेते हैं और जब दिल करता है उठा लेते हैं। आज की एग्जांपल आपके सामने है। फ़िलहाल तो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो अपनी फैमिली को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 18 घंटे वो लगातार कस्टडी में रहे हैं यूएई के दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे हाथ कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हम अपने पाकिस्तानियों को कहाँ तक तंग करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पीछे लोग परेशान थे। इमरान रियाज भी ज़ाहिर सफ़र में थे और वो भी अपना व्लॉग नहीं कर पाए थे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ज़ाहिर सफ़र में भी इसीलिए होते हैं कि कहीं यहाँ पर पुलिस का छापा ना पड़ जाए, वहाँ ना पड़ जाए, तो उस वजह से उनके बारे में भी लोगों को परेशानी थी। लेकिन उनका भी व्लॉग आया है, ट्वीट आया है, जिससे अब लोगों को ढारस बंदी है कि वो भी खैर खैरियत से हैं। तो इन हालात के अंदर इन तमाम लोगों को काम करना पड़ रहा है। जो मुल्क के अंदर हैं वो भी सुकून में नहीं है, जो मुल्क से बाहर हैं यकीन कीजिए वो भी सुकून में नहीं है।
कहीं पर मोहित पीरजादा को बुलाकर बताया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए आप बहुत मोहतात हो जाएं। कभी मुझे ऐसी वार्निंग दी जाती है, कभी किसी और को। तो जो बाहर हैं वो भी परेशानी में, जो अंदर हैं वो भी परेशानी में। हमने अपने ही शहरियों के खिलाफ एक हिजान, एक जंग की कैफियत जो है वो बर्पा कर रखी है। हमारी तमाम तर तहसीन, हमारी तमाम तर दुआएं, हमारी तमाम तर हम यही कह सकते हैं सपोर्ट आफ्ताब इकबाल साहब और उनकी बेगम के लिए और उनके बच्चों के लिए, जिस कर्ब में से वो गुजरे। यकीनन ये नहीं गुजरना चाहिए था, और उन्होंने हमेशा, मतलब आफ्ताब इकबाल वो हैं जो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के रियासती इदारों, दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि फ़ौज का जो बयानिया होता था पाकिस्तान के दिफा के लिए, उसे 5th जनरेशन वॉर कहें, हिंदुस्तान के सामने वो बयानिया बनाने की बात कहें, या और जिसमें मुल्क की डिफरेंट जो लसानी इकाइयाँ हैं उनको इकट्ठा करने की बात कहें, तो आफ्ताब इकबाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हरावल दस्ते में काम किया। लेकिन आज ये लोग, तमाम ऐसे लोग जो हैं वो अपनी जो आप ये कहें हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, अमान के लिए वो छुपते फिर रहे हैं, और उनको बैरून मुल्क भी जो है वो कोई जगह नहीं दी जा रही कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर लें। अगली खबर आपके सामने यूके से रखते हैं। 13 जनवरी को यूके की पार्लियामेंट के अंदर अब एक ब्रीफिंग होगी, और वो ब्रीफिंग होगी जो डी चौक के अंदर कत्लेआम हुआ और जो लाशें गायब की गई और वहाँ पर से जो सबूत हटाए गए और गोली चलाई गई, और अब तो नाम आ रहे हैं सामने कि किसने गोली चलाई, आपके सामने रखे जा चुके हैं वो नाम भी। और इन सब हालात में अब बरतानिया की पार्लियामेंट में, इससे पहले आपको ये बता चुके हैं कि जो कांग्रेस है अमरीकी, उसके अंदर भी एक ऐसी हेयरिंग हो रही है। हेयरिंग में होता क्या है कि मेंबर कांग्रेस के होंगे या बरतानिया की पार्लियामेंट के, उनके सामने विक्टिम्स बात करेंगे, टेस्टिमोनियल्स होंगे, लोग बताएंगे आके कि वहाँ पर क्या हुआ, वो रिकॉर्ड होता है, इंटरनेशनल प्रेस उसे रिपोर्ट करती है, और फिर पूरे का पूरा इसका उसी वक्त, उसी घंटे में कोई इफेक्ट नहीं आ जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स आते हैं। जैसे आजकल आप रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स देख रहे हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये ओवरनाइट नहीं होती, ये किसी एक बंदे की एफर्ट से नहीं होती। ये तमाम जो छोटे छोटे आप स्टेप्स लेते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं, ये मिलकर फिर कतरा कतरा जो है वो एक मीनिंगफुल पिक्चर बनती है एंड ऑफ द डे। और वही आपको अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये हेयरिंग होगी या अमेरिकी कांग्रेस में जब ये हेयरिंग होगी, जनवरी के पहले 2 हफ्तों में ये दोनों जगहों पर हेयरिंग हो रही है, इसमें से आपको ये निकलता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ जो अगली खबर आपके सामने रखनी है, बहुत ही तकलीफदेह है, पाकिस्तान से, डी चौक से ही लिंक्ड है, और वो है कि अनीस सती, शहीद अनीस सती के भाई को अगवा किया गया था, फिर उनके कज़न को अगवा किया गया था, याद कीजिए। और ये सब कुछ हो रहा है जस्टिस याया अफरीदी की नाक के नीचे, बिल्कुल उनके पास, लेकिन वो खामोश है, सन्नाटा है, उन्हें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस तो बन गए सारे इंतज़ाम के तहत, चौधरी साहब की अनायत के तहत, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है। और उनकी नाक के नीचे कहा जा रहा है कि वो जो अगवाशुदा मगवी भाई और मगवी कज़न था शहीद अनीस सती का, उन्हें ज़बरदस्ती अदालत लाया गया है, और अदालत में उनसे बयान लिए गए हैं कि वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये मुबैना तौर पर है, रिपोर्टेडली है, स्टोरी रिपोर्ट हो रही है। ज़ाहिर है उनके भाई ने या उनके घर वालों ने तो अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो रिपोर्टेडली स्टोरी आ रही है कि आज रियासती इदारों ने पहले उनको अगवा किया हुआ था और अब ज़बरदस्ती उनसे बयान दिलवाया है अदालत में लाके कि अनीस सती का जो कत्ल हुआ, शहादत हुई, उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई जो है वो नहीं करवाना चाहते। ये एक और अजाजी काम जो हमारी रियासत ने किया है वो आपके सामने है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो सजाएं हुई हैं उसकी अपील जो है वो करनी पड़ेगी आर्मी चीफ के सामने। अगर किसी ने मिलिट्री कोर्ट्स में से अपनी जान छुड़वानी है, मीन जिनको 10-10 साल की आपने कैद दे दी है, एक तो अलग बात है कि उसके ऊपर पहले रिस्पांस यूरोपीय यूनियन का आ चुका है, GSP प्लस की रिकंसिडरेशन के बारे में। अब यूके की जो गवर्नमेंट है उसने भी ऑफिशियल रिस्पांस दे दिया और पाकिस्तान की मजम्मत की है, पाकिस्तान को वार्न किया है कि आपकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनके तहत आप किसी सूरत भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ शफाफियत नहीं होती, वहाँ पर उस तरीके से सबूत पेश नहीं किए जा सकते, वकला नहीं हायर किए जा सकते, मीडिया नहीं होता। और आपको ये भी पता है कि आर्मी के अंदर तो यस सर है, जो ऊपर से ऑर्डर आया वो कर दिया जाना है।
तो अगर जो जज मेजर हैं या जज कर्नल साहब बैठे हुए हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर आया कि इसको 10 साल दे दो, तो उन्होंने कुछ तो नहीं देखना ना, उन्होंने 10 साल की सज़ा दे देनी है, क्योंकि वहाँ तो यस सर है, नो सर वाला काम तो है नहीं। तो इसलिए वहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। यूरोपीय यूनियन पहले वार्निंग दे चुकी है, अब यूके की गवर्नमेंट ने भी दी है, और अब खबरें आ रही हैं कि शाह खावर साहब को मैं सुन रहा था टेलीविजन के ऊपर, बहुत मारूफ वकील हैं, और वो कह रहे थे कि ये जो सज़ाएं दी गई हैं इनके खिलाफ ना हाई कोर्ट में जाया जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी जो सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट ऑफ अपील है जो मिलिट्री की अपनी है उसी में आप अपील कर सकेंगे, और या फिर आर्मी चीफ से अपील कर सकेंगे। तो ये कहा जा रहा है अब शाह खावर और दूसरे एडवोकेट्स, तो जो लोग आपको बताते थे कि अच्छा हुआ सज़ा हो गई उसके बाद हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आपको मैंने तभी बताया था कि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मिलिट्री डाउन प्ले करवा रही है, और ज़रूरी नहीं कि जो आपको बताते हैं लोग वो बदयांती करते हैं। कई दफ़ा मिलिट्री ये इंफॉर्मेशन इन्फ्यूज़ करती है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अपने सोर्सेज के थ्रू, और आपको एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है। इन लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी गई हैं जब इन्हें ये सज़ाएं दी गई हैं। अगली खबर आपको देंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हज़ारों कैद पाकिस्तानियों के पासपोर्ट जो हैं वो अब ब्लॉक कर दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। जब ये भी ज़रा देखिए, अमूमी तौर पर जब कोई शहरी कहीं कैद होता है तो उस मुल्क की एम्बेसी, उस मुल्क की हुकूमत जो है वो उसको मुआवनत फ्राहम करती है, उसको उसके घर वालों को कुछ ना कुछ ढारस देती है, साथ देती है, उनको कोशिश करती है कि उन हालात में से बाहर निकाले। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारी हुकूमत कैसी है कि वो ना सिर्फ वहाँ पर उनके लिए कोई ढारस का समा नहीं कर रही, बल्कि उनके पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिए इन हज़ारों अरब अमारात के अंदर जो कैद हैं पाकिस्तानी, ताकि उनको अगर कोई सपोर्ट मिलनी है किसी वकील से, किसी और से, तो वो भी ना मिल सके, और वो उन्हीं जेलों के अंदर सड़ते रहें। और अगर पाकिस्तान आए भी तो फिर बेचारे ना करदा सज़ाओं को वहाँ पर ना चैलेंज कर सकें, ना उनको अपने ऊपर से धो सकें, और पाकिस्तान आके फिर से एक नए चक्कर में फंस जाएं। तो ये इंतज़ाम है इस हुकूमत का। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज जो हुकूमती कमेटी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी है उनकी पहली नशिस्त हुई है। पार्टी पॉलिसी का मैं पाबंद हूँ, इसलिए जाहिर है पार्टी ने फैसला किया है, तो ये आपके सामने रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ये मुज़ाकरात होने भी चाहिए। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी ज़ाती ओपिनियन में ये है कि इन मुज़ाकरात से बहुत कुछ नहीं निकलना, और वजह उसकी बदयांती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और ये जो कमेटी है जिस तरह के इसमें नाम है और जो इनका पूरे का पूरा काम है। आज कमेटी ने जो अलामिया जारी किया और जिसको इरफान सदीकी साहब ने लिखा और पढ़कर बयान किया, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को उसमें से फेस सेविंग देने की भरपूर कोशिश की हुकूमती पार्टी ने। उसमें बिल्कुल डी चौक में मकतूलीन और शोहदा के बारे में कोई लफ्ज़ ना बोला गया, लेकिन ओवरऑल शोहदा के बारे में बात की गई, जो कि हमारे शहीद होते हैं बॉर्डर्स पर, जिसको कि सभी लोग ओन करते हैं, हमारी फौज के लोग हैं, कौन डिसोन करेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि डी चौक के शोहदा को ओन नहीं किया गया, और इसमें जो स्टैब्लिशमेंट के से रिलेटेड बयानिया था वो ज़्यादा रखा गया उनको फेस सेविंग देने के लिए। अब इस्लामाबाद में कुछ खबरें गर्दिश हैं जिनको मैं अफवाह कहूँगा, इसलिए कि मैं सनसनी नहीं आपके सामने रखता, अफवाह कहूँगा बार बार, लेकिन मोतबर अफवाह, क्योंकि मेरी कुछ मोतबर लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये एक अफवाह है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन मोतबर अफवाह इस्लामाबाद में ये है कि शायद अब जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है और जो हालात बन रहे हैं और जो झूठे केस एक्सपोज हो गए हैं और उन केसेस में कुछ नहीं, और जो पब्लिक का टेम्परेचर बन रहा है और डी चौक में कत्लो गारत करने के बाद, इन सब हालात को अगर मजमूई तौर पर देखें, मिलाकर देखें, तो अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल है। वो उन्हें जेल से अब उन्हें रिहा करना पड़ना है, शौक नहीं है उन्हें रखना, वो चाहते हैं, लेकिन ये जो मैंने अवामल गिनवाए, इन सब अवामल के इकट्ठे होने से अब वो हवा के ये जो हवा की तेज़ रफ्तार उनके ऊपर हवा आ रही है मुखालिफ सिमत से, उसके सामने उन्हें लग रहा है वो खड़े नहीं हो पाएंगे और इमरान खान साहब को उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। इन हालात में वो फेस सेविंग चाहते हैं, और उन्होंने, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये एक गैर मुसद्दका खबर है, इसको आप अभी एक अफवाह समझिए, लेकिन मोतबर कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि इस्लामाबाद में ये बात गर्म है
कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की गवर्नमेंट को कहा है कि आप बैठें और हमें फेस सेविंग दें, इमरान खान साहब की रिहाई तो होनी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें हार माननी पड़े और हमें करनी पड़े, तो ये आप अपने सिरे लें और ये मुज़ाकरात करके और इमरान खान साहब को जो है वो रिलीज़ करें ताकि इंटरनेशनल प्रेशर भी हमसे हटे, ये जो डी चौक में कत्लो गारत की है इसका भी कोई काम किसी तरफ लगे और हम पर से प्रेशर जो है वो हट जाए। ये एक अफवाह है। बहरहाल ओवरऑल मेरा तज्जिया जो है कि अगर इस अफवाह में कोई सदाकत है तो देख लेंगे, जो कि मुझे अभी फिलहाल नहीं लगती, लेकिन जो हकूमती जो पूरी की पूरी ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, मेरे ज़ाती तज्जिए में इसमें से तहरीक इंसाफ को नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने लिए माइलेज लेंगे, वो अपनी लिजिटमेसी लेने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मोतबर बनाने की कोशिश करेंगे और तहरीक इंसाफ को इसमें से नुकसान हो सकता है। बहरहाल क्योंकि पार्टी पॉलिसी है, मैं भी उसका पाबंद हूँ और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।